नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भारत के दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। क्या कुछ रहा खास, आपको बताएंगे न्यूज नाइट में। बात होगी दिल्ली की सियासत की। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, इससे जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही पूर्वोत्तर के चुनावी राज्यों की बात होगी और खबर G20 से जुड़ी भी होगी। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया के हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत के दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, यूरोप में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं दोनों देश। जर्मन चांसलर ने भारत की विकास गति को सराहा। शोल्स का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भारत और जर्मनी ने उठाया बड़ा कदम। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। सतत आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बिरसू कन्नड़ दिया दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, अपनी परंपराओं को संजोते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रण ले चुका है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को आगे बढ़ाने पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। अमृतकाल में शिक्षा और कौशल को बताया सबसे महत्वपूर्ण औजार। बजट में युवाओं और उनके भविष्य को दी गई है सबसे ज्यादा अहमियत। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का फिर से चुनाव कराने पर लगाई रोक। भाजपा पार्षदों ने मेयर द्वारा फिर से चुनाव कराने को नोटिस पर दी थी चुनौती। मेयर पर बिना परिणाम घोषित किए फिर से चुनाव कराने का नोटिस जारी करने का आरोप। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। पश्चिमी चंपारण की एक रैली में कहा, नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का कर दिया बंटाधार। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में भी की शिरकत। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक का आउटकम दस्तावेज जारी। सदस्य देशों ने आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को तेज किए जाने की बताई जरूरत। संतुलित और समावेशी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग बढ़ाने का किया आह्वान। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 27 फरवरी को होगा मतदान। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात जर्मन चांसलर के भारत दौरे की। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। जर्मनी के चांसलर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हरित और टिकाऊ साझेदारी, जलवायु कार्रवाई और SDG हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। अपनी यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के भारत यात्रा के कई मायने हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, हरित और सतत विकास साझेदारी और आर्थिक साझेदारी के निर्माण के साथ ही रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध बनाने पर रही। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच लंबे सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का जिक्र किया और कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से देश में उत्पन्न हो रहे अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की गहरी समझ पर आधारित हैं। भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच
सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। विश्व की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष की जर्मनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि तब हरित और टिकाऊ विकास साझेदारी की घोषणा की गई थी। इसके जरिए दोनों देश जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। भारत और जर्मनी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच पीपल टू पीपल संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में भी हमने साथ काम करने का निर्णय किया। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। पीएम मोदी ने जर्मनी को यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। पीएम ने कोविड और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का भी जिक्र किया। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। हम सहमत हैं कि इन समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। भारत की G20 की अध्यक्षता में भी हम इस बात पर बल दे रहे हैं। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने पीएम मोदी के साथ समान विचारों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारत की G20 की अध्यक्षता का जिक्र किया और कहा कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का लाभ जर्मनी उठाना चाहता है। हमें प्रतिभा चाहिए, हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। आईटी और सॉफ्टवेयर का विकास भारत में फल फूल रहा है और कई सक्षम कंपनियां यहां भारत में हैं। भारत में इतनी प्रतिभा है और हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। हम जर्मनी में प्रतिभा को और आकर्षित करना चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से बातचीत की। दोनों नेताओं ने पिछले साल मई के महीने में आयोजित छठे आईजीसी के प्रमुख परिणामों की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शीर्ष औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल वार्ता में भी हिस्सा लिया। During this B2B engagement, a couple of important business arrangements were also signed on the sidelines. India-Germany relations rest on a very strong pillar of trade and investment linkages. And during the discussions, both Chancellor Scholz and Prime Minister Modi emphasized and underlined the complementary nature of our bilateral relationship and appreciated that there is the ecosystem, the bandwidth, and the entire range of our trade and investment partnership is huge, growing, and something which the two systems need to prioritize in coming years. इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। जर्मन चांसलर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट भी गए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमृतपाल की रिपोर्ट, टीटी न्यूज।
और जर्मनी की कई दिग्गज कंपनियों के सीईओज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के लिए आकर्षक माहौल बना है। There's a huge potential. We figured out that you have a lot of investments going on in the country. Is it in the energy sector, but also making it green? Is it in infrastructure, in logistics and transport, but also in manufacturing, make in India, for example, but also taking the healthcare sector for many, many people in the country. A lot of opportunities, but a lot of technology needed. So this is where we believe that joining forces we can run faster. What we find in India, number one, is a huge population of young people, of people who are willing to contribute and to learn as well. We have a lot of digital affinity, so taking digitalization into your manufacturing process, it's easy, I would say. And at the same time, we have a lot of base already. We have manufacturing in India. We have 60 million small and medium-sized enterprises. Maybe today manufacturing simple products, tomorrow more high-value products. We see real momentum in India. DHL has been connecting India to the world for 45 years. We're very proud to be part of that story. And we love India. We love to be here. It's a good market for us. And we really see the momentum, the seeds of infrastructure investment being put into the ground, and they will bring a lot of good harvest. I think it's very important to have good infrastructure, because infrastructure, if it's not there, it's really a hurdle to business, it's a hurdle to wealth. It takes away from people. So it's very wise to invest in infrastructure, and it will make India more competitive. It will make it easier to get goods to ports and airports into other markets. It will connect India better to the world. It will enable India to also become a transshipment hub, which it has never been, which again provides better connectivity to the world, better lead times, faster speed to markets at lower cost, and that's good for Indian businesses and good for the Indian nation. With the Make in India initiative, you built up and through the stewardship of Prime Minister Modi, it's building up a technology base, it's building up a powerhouse here. You mentioned solar, the same thing is happening now with green hydrogen. And from here, you can then unfold this naturally to other parts of the world and make India a good base. And not only for manufacturing, we also think for R&D and engineering. India getting input from outside countries out of the G20 group, but at the same time, everybody can see also the potential of India, not only as a market, but as a place also for value add and productivity. I think we all believe and know that India is going to grow a lot over the next 10, 20 years, and as such, I think right now is also the moment to invest here, and to make sure that we find the right partnership. And I also believe that we have quite a bit to bring to the table, both in terms of know-how, for instance, when it's about logistics or infrastructure, and I think that's also some of the things that we need here. And the same goes for our Indian partners here, with whom we can also still do more together. The world needs a program like Make in India, and the world also needs people that transport those goods then to other places around the world, and that's why we as a shipping company also invest a lot in India, because we believe that by making infrastructure better and making shipping easier, we can also make it easier for others to manufacture and really get access to markets all around the world. तो ये जर्मनी के बिजनेसमैन थे। आपने सुना कि किस तरह से भारत की उन्होंने सराहना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, और जिस तरह से एक बेहतर बिजनेस पार्टनर वो भारत में देख रहे हैं उसकी भी बात उन्होंने साफ तौर पर कही। तो किस तरह से भारत और जर्मनी के बीच में लगातार जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ हो रहे हैं, जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। भारत और जर्मनी के बीच में प्रगाढ़ होते संबंध, ओलाफ शोल्ज का जो भारत का दौरा है वो इस मित्रता को और गति देने वाला निश्चित तौर पर बनेगा। इसके कई सारे आयाम हैं जो जानने समझने की जरूरत है। अपनी वर्तमान भूमिका में जर्मन चांसलर की ये पहली भारत की यात्रा है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, कई आयाम को अपने में समेटे हुए है। भारत जर्मनी के रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित है, और इसको हमने बार बार समझा और जाना है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो आपसी सहयोग है, वो इसका बेस है।
मजबूत निवेश और व्यापार संपर्क दोनों देशों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजबूत निवेश और व्यापारिक संबंध दोनों देशों के बीच में मजबूत भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अब दोनों देशों के बीच में रणनीतिक संबंध भी हैं। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 24.85 बिलियन डॉलर था, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2020-21 की बात अगर करें तो उससे 14.2% अधिक था। यानी कि लगातार जो दोनों देशों के बीच में बिजनेस है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। 2021-22 की ही बात अगर करें तो भारत में निर्यात जो था भारत का वो 21.6% बढ़ा, जबकि आयात में भी 9.7% की बढ़ोतरी हुई। तो यानी कि दोनों तरफ से, और खासतौर पर यह बात उत्साहित करने वाली है कि भारत का निर्यात भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष भी अगस्त तक ये 15% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो भारत और जर्मनी के बीच में जो बिजनेस है वो एक मजबूत आयाम प्रदान कर रहा है दोनों देशों के बीच के संबंधों को। 2022-23 में अगस्त तक द्विपक्षीय व्यापार में 9.32% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगस्त तक पिछले साल की बात हो रही है और उसमें 9.32% की बढ़ोतरी। तो हर तरह से लगातार जो बिजनेस है दोनों देशों के बीच में, जो बिजनेस टाइज हैं वो लगातार ग्रो कर रही हैं। जर्मनी भारत में निवेश करने वाला नवा सबसे बड़ा देश है और उसके साथ ही साथ जून 2022 तक भारत में 89 मिलियन डॉलर का निवेश कर चुका था जर्मनी। तो यह समझने की जरूरत है कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें लगातार जो जर्मनी का निवेश है वो बढ़ रहा है। और इसके अलावा भारत में लगभग 1800 जर्मन कंपनियां हैं जो लगातार काम कर रही हैं और उसकी वजह से जो पीपल टू पीपल टाइज हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस टाइज हैं, उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। जर्मनी निवेश की बात अगर करें तो मुख्य रूप से परिवहन, विद्युत उपकरण, मेटलर्जी, सर्विस का क्षेत्र, केमिकल्स, निर्माण गतिविधि, व्यापार और ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में लगातार इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो रहा है और जो हमारा व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो भी इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। 2011 के बाद से हर 2 वर्ष में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का आयोजन किया जाता है, आईजीसी, जो कि दोनों देशों के बीच में हर 2 वर्ष में होता है और तमाम सारे जो मुद्दे हैं जिसमें बिजनेस भी होता है, जिसमें रणनीतिक संबंध भी होते हैं, इनको जो है आपस में हर 2 वर्ष के बाद में ये किया जाता है। वर्ष 2000 के बाद से भारत जर्मनी के बीच में मजबूत सामरिक संबंध भी बने हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ कूटनीतिक संबंध या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत सामरिक संबंध अब जर्मनी के साथ में बने हुए हैं सन 2000 के बाद से। तो 23 वर्ष हो गए इस बात को। आर्थिक साझेदारी के निर्माण के साथ ही रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध बनाने पर आज जो वार्ता हुई उसको और आगे बढ़ाया गया। तो जब हम सामरिक संबंधों की बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में जो संबंध है उनको और आगे ले जाने पर वार्ता हुई है। किस तरह से उसको आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से उनको और मजबूत किया जाएगा रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से उत्पन्न हो रहे अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से भारत उत्साहित है, क्योंकि मेक इन इंडिया में और आत्मनिर्भर भारत में लगातार जो जिस तरह से मार्केट बढ़ा है उस पर जर्मनी की रुचि बेहद दिलचस्प है और यह देखने लायक है कि किस तरह से वो इसको लेकर के उत्साहित है और इसकी वजह से जो बिजनेस टाइज है वो और मजबूत होंगे। पिछले वर्ष पीएम की जर्मनी यात्रा में हरित और टिकाऊ विकास साझेदारी की घोषणा हुई थी। जब पीएम ने पिछले साल यात्रा की थी तो हरित और टिकाऊ विकास साझेदारी की घोषणा हुई थी और इसके जरिए दोनों देश जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा रहे हैं। तो पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देश मिलकर के काम कर रहे हैं। हरित एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, टिकाऊ विकास की बात हो रही है, सतत विकास की बात हो रही है। इन दोनों देशों के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो एक राय होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। सीमा पार आतंकवाद का लगातार जर्मनी भर्त्सना करता रहा है और भारत के साथ खड़ा हुआ दिखा हुआ है। तो ऐसे में अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसमें भी जर्मनी भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो जब हम सामरिक संबंधों की बात करते हैं तो उसका ये एक एंगल ये भी है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का, आईटी और सॉफ्टवेयर का लाभ जर्मनी उठाना चाहता है और इस क्षेत्र में भारत के कुशल श्रमिकों को की जर्मनी को जरूरत है। तो जो भारत के कुशल श्रमिक हैं यानी कि आईटी क्षेत्र के, सॉफ्टवेयर के जो उद्यमी हैं, वो जो है उनकी जरूरत जर्मनी महसूस कर रहा है और इस तरह से लगातार जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं, जब हम बार कहते हैं कि जो बिजनेस टू बिजनेस टाइज है और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो इसके जरिए लगातार बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में लगातार जो बिजनेस है वो भी बढ़ रहा है, जो सामरिक संबंध है दोनों देशों के बीच में वो भी बढ़ रहे हैं और तमाम
तमाम जो क्षेत्र हैं उस पर वो एक राय रखते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के बीच में वार्ता हुई तो इन तमाम विषयों पर भी वार्ता हुई और तमाम मुद्दों पर वो एक राय नजर आए। तो बेहद महत्वपूर्ण है भारत और जर्मनी के बीच के संबंध और ओलाफ शोल्स का ये 2 दिवसीय भारत दौरा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसूर सैंडल सोप। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। और दक्षिण भारत के एक हिस्से की कला, संस्कृति और परंपराओं के अनूठे संगम वाले उत्सव की झलक नई दिल्ली में दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में नगाड़ा बजाकर कर्नाटक के सांस्कृतिक उत्सव बिरसू कन्नड़ दिम दिमवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के तहत ही इस समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान हो, भारत की परंपराएं हो या फिर भारत की प्रेरणाएं हो, कर्नाटक के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते। दिल्ली में कर्नाटक की संस्कृति के उत्सव बरिसू कन्नड़ दिमदिम्बा का पीएम मोदी ने नगाड़ा बजाकर उद्घाटन किया। दक्षिण भारत के एक हिस्से की कला, संस्कृति और परंपराओं के अनूठे संगम वाले इस उत्सव में लोक कला का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस दौरान मोदी मोदी के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के बिना भारत को परिभाषित करना मुश्किल है। भारत की परंपराएं हो या भारत की प्रेरणाएं हो, कर्नाटका के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते। पौराणिक काल से भारत में कर्नाटका की भूमिका तो हनुमान की रही है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। बरिसू कन्नड़ दिमदिम्बा के उद्घाटन के दौरान राज्य की अलग अलग नृत्य कलाओं को पेश किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से वराह रूपम और सिंघा नृत्य शामिल रहा।
इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा गीत पर कलाकारों की प्रस्तुति देखते ही बनी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिमदिम्बा का आयोजन किया जा रहा है। कन्नड़ा के लोगों ने हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जिया है। उसकी प्रेरणा उन्हें कर्नाटका की धरती से ही मिलती है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की रचना नाड़ा गीते हम अभी सभी ने सुना और पूज्य स्वामी जी ने भी उसकी व्याख्या की। कितने अद्भुत बोल है, जय भारत जननी या तनु जाते, जय है कर्नाटका माते। कितनी आत्मीयता से उन्होंने कर्नाटका माते की स्तुति की है। इसी में उन्होंने कहा है कि वो भारत माता की तनु जाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस महोत्सव में नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के जरिए कर्नाटक की संस्कृति और विरासत को समझने का अवसर लोगों को मिला है। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति का सदुपयोग, कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार में वीडियो संदेश दिया। यह वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से हमारा शिक्षा क्षेत्र कठोरता का शिकार रहा है और अब सरकार ने इसे बदलने का प्रयास किया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो। ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। और पीएम ने कौशल और शिक्षा से जुड़े साझेदारों से आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों पर अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी। बजट में जो निर्णय लिए गए हैं उनसे हमारी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी स्पष्ट होती है। हमारे लिए एजुकेशन और स्किलिंग सिर्फ इनसे जुड़े मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं है। हर सेक्टर में इनके लिए संभावनाएं हैं। ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी के बढ़ते साइज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मेरा स्किलिंग और एजुकेशन से जुड़े स्टेक होल्डर से आग्रह है कि अलग अलग सेक्टर्स में आ रही इन अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करें। इससे हमें इन नए सेक्टर्स के लिए जरूरी वर्कफोर्स तैयार करने में आसानी होगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली उच्च न्यायालय का वो निर्णय जिससे दिल्ली की सियासत पर असर पड़ा है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI
आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को एक झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के फिर से चुनाव के लिए नवनिर्वाचित महापौर शैली ओबेरॉय के नोटिस पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिटर्निंग ऑफिसर या मेयर 24 फरवरी को हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव करा रहे हैं, जो कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद प्रक्रिया और कार्य संचालन विनियम 1997 के विनियम 51 का उल्लंघन है। बीजेपी के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉयने ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने LG, MCD और मेयर को नोटिस भी जारी किया है। और बात G20 बैठकों की। बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के बाद चेयर समारी और परिणाम दस्तावेज जारी किया गया। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि G20 फाइनेंस ट्रैक बैठक में भारत सही मायने में वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने सभी प्रमुख प्राथमिकताओं के लिए मजबूत समर्थन देने पर सभी G20 वित्त ट्रैक नेताओं को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कम तथ्य मध्यम आय वाले और जोखिम वाले कर्जदार देशों के लिए राहत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। G20 सदस्य देशों ने इसको लेकर एक साझा पक्ष पर सहमति जताई है। The vulnerable countries are looking up to the G20 to find some solution, some kind of arrive at a position whereby their debt stress can be relieved. And many of them have been waiting for a very long time. So if we could arrive after so much of negotiation at a common position for a language on dealing with debt, I think the G20 is now standing up to meet the challenges of debt stress which many countries are facing. और केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्रतिबद्धता जताने वाले देशों का आभार भी जताया। UK and USA, I'm grateful again for being very supportive on the global coordination framework, particularly on the crypto. China and Saudi Arabia again for
coming forward on climate finance mobilization. They have been very, very proactive and came forward. Japan and United Kingdom, on all priorities of the Indian presidency, they've been completely supportive. So I'm indeed very grateful to them. And the G20 Troika, similarly, have been completely supportive of India's position and priorities, all India's priorities. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और उससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। खास बात है कि इन बैठकों से इतर भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की 2 दिवसीय बैठक से अलग हटकर आयोजित हुए कार्यक्रम भी बेहद अहम रहे। देखिए ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक से इतर कई अन्य कार्यक्रम भी जारी रहे। प्रतिनिधिमंडल ने एक विशेष कार्यक्रम के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान का दौरा किया। वॉक द टॉक पॉलिसी इन एक्शन नामक यह कार्यक्रम तकनीक नवोन्मेषकों और उद्यमियों के साथ जुड़ने के लिए था। ये नवोन्मेषक और उद्यमी G20 देशों के सामने खड़ी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों के समाधानों पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री और RBI गवर्नर ने डीप टेक, बायोटेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कुछ बेहतरीन इनोवेशन में विशेष रुचि दिखाई। प्रतिनिधियों के लिए यह भारत के नवाचारों से रूबरू होने का आकर्षक अनुभव था। It's a real testament to the innovation that India has shown, and I found it absolutely fascinating to be here, and it's very encouraging to see not only the innovation that's going on, but also how it's being taken into the commercial world. So I must say it's been a fascinating visit. This is fantastic. It's really amazing to see where India stands in terms of technology for medicine, for space, and really enjoyed it. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF के MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड आर मालपास के साथ संयुक्त रूप से ऋण राउंड टेबल की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने आज के विविध लेन देन परिदृश्य को स्वीकार करने और चुनौतियों से निपटने के तरीकों की एक आम समझ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने G20 के माध्यम से कमजोर और कम प्रतिनिधित्व वाले कर्जदार देशों की आवाज सुनने का भी आह्वान किया। IMF और विश्व बैंक के प्रमुखों ने तेज ऋण पुनर्गठन की जरूरत बताई। भारतीय विज्ञान संस्थान में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के प्रतिनिधिमंडल को भारत के अंतरिक्ष एवं सूचना तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम की झलक भी देखने को मिली। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन और जलवायु वित्त आदि विषयों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्रिप्टो एसेट्स के नियमन पर भी चर्चा की और संबंधित घरेलू नियमों के अपने अनुभव को साझा किया। आयशा खानम और अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से इतर G20 के प्रतिनिधियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद उठाया। पन्ना टाइगर रिजर्व के मनमोहक नजारों को देखकर G20 प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हो गए। तो प्रतिनिधियों ने टाइगर सफारी का मजा लिया और इसके साथ ही साथ खजुराहो के नमो चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण भी किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए,
वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और भाई देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में चल रही चुनावी गतिविधियों से जुड़ी खबरें। तो दो चुनावी राज्यों मेघालय और नागालैंड में आज प्रचार का अंतिम दिन था। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना सारा दमखम लगाया। 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव आयोग ने मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को प्रचार थम गया। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा। दोनों ही राज्यों में तमाम राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राज्यों का दौरा किया। बात नागालैंड की करें तो यहाँ की 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कुल 183 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक सीट पर भाजपा का उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुना जा चुका है। नागालैंड में भाजपा और NDPP की सरकार है। NDPP 40 जबकि भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस 23 जबकि NPF 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सिर्फ 4 महिला उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हैं। नागालैंड में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की हैं। नागालैंड में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग किस तरह से सख्त है, उसका नज़ारा आप खुद नागालैंड में देख सकते हैं सड़कों पर, कि किस तरीके से जो नागालैंड पुलिस है वो नागालैंड के अंदर आने वाले हर वाहन को काफ़ी बारीकी से चेक कर रही है। जिस किसी भी वाहन में उनको कुछ संदिग्ध लगता है या कैश या फिर जो शराब है वो उनको दिखाई देती है तो उसको तुरंत जब्त किया जाता है। Every vehicle is checked so that there is no inflow of liquor, nor cash, nor other substances, contraband substances, be it drugs or be it illegal items. We are checking vehicles that is coming from the Dimapur side towards the other part of the district of Nagaland. नागालैंड में कुल 13,09,651 मतदाता हैं। 2018 में नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट और NDPP बीजेपी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला था। 2003 से ही बीजेपी की यहां की सत्ता में भागीदारी है। 2003 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद NPF और बीजेपी ने मिलकर डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड बनाया था। करीब 20 साल से कांग्रेस नागालैंड की सत्ता से बाहर है। नागालैंड में सुरक्षा व्यवस्था एक मुख्य चुनौती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नागालैंड में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ इस समय खास बात करने के लिए हैं नागालैंड के लॉ एंड ऑर्डर के ADGP संदीप जी। फिलहाल हमारे पास में लगभग केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्रालय और माननीय चुनाव आयोग ने लगभग 305 अलग अलग CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और अलग अलग राज्यों से लगभग 19 राज्यों से फोर्सेज भेजी गई है। हमारे जहाँ जहाँ पे हाइपर सेंसिटिव है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे हमने उस हिसाब से सुरक्षा के सारे इंतज़ाम किए हैं। सारे पोलिंग स्टेशंस हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो अलग राज्यों से पुलिस आई है उनके सुरक्षा अधीन है। और नागालैंड पुलिस, हम उनको लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं वो काम कर रहे हैं। उधर मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मेघालय में कैंपेनिंग का शोर अब खत्म हो चुका है, शांत हो चुका है। 27 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 60 की जगह 59 सीटों पर चुनाव होना है। मेरे साथ है मेघालय के CEO, आइए हम उनसे बात करते हैं। करीब 974 P2 पोलिंग स्टेशन हैं जो पोलिंग स्टेशन जाएंगे और
और फिर बाकी 2445 पोलिंग पार्टीज P1 में जाएंगे। तो सभी तैयारी पूरी तरह से अभी हो चुके हैं। इस बार हमारे 119 CAPF है और पहले तो 40 कंपनी यहाँ पहले से आ चुके हैं और बाकी 79 कंपनीज त्रिपुरा चुनाव के बाद यहाँ पर मतलब इंडक्शन हो गया। चिंता का कोई मतलब मौका नहीं है। चुनाव कराने के लिए 119 CAP की कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्य सीमा पर धारा 144 लगा दी गई है। मेघालय में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। 974 रिमोट स्टेशन के लिए 2 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। दोनों ही राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। नागालैंड से नीरज सिंह और उर्मिलेश भट्ट के साथ मेघालय से विशाल बेरेस्टो और रमा त्यागी की रिपोर्ट। तो ये बात मेघालय और नागालैंड की थी और अब बात बिहार के सियासत की भी कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार नाकाम हो रही नीतीश सरकार भाजपा के निशाने पर है। बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू और आरजेडी दोनों को आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के दौरे पर पहुंचे। पश्चिमी चंपारण में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, लूटमार का दौर वापस लौट आया है। उन्होंने कहा PFI जैसे संगठन बिहार में अपनी पैठ बना रहे थे तो नीतीश कुमार आंख बंद किए हुए थे। अमित शाह ने कहा कि नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज का जो दौर वापस लौट आया है, उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता 2024 में भाजपा की सरकार बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में नीतीश जी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया हूं, अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। पश्चिमी चंपारण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लौरिया नंदगढ़ का दौरा किया और भाजपा कोर कमेटी की बैठक की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में भी शिरकत की। सहजानंद सरस्वती और सुभाष बाबू दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे, एक ही विचारधारा से जुड़े हुए। आदि शंकर के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी होने के बावजूद आजादी के आंदोलन में उन्होंने मुखर कर हिस्सा लिया। जब जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से कर वसूला जाता था, तब उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद, और जमींदारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार नाकाम हो रही नीतीश सरकार भाजपा के निशाने पर है। अमित शाह का दौरा भाजपा के वार को नई धार देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में DRG के 3 अधिकारी शहीद हो गए, 3 जवान शहीद हो गए और 2 जवान जख्मी भी हो गए। मृतकों में ASI रामू राम नाग, सहायक कांस्टेबल कुंजम जोगा और सैनिक बंजम भीमा शामिल हैं। सुरक्षा बल जंगरगुंडा थाने से DRG के दल गश्त पर निकले थे। जैसे ही जवान जंगरगुंडा और कुंदेड़ गांव के बीच पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया, जो पहले से घात लगाए वहां बैठे थे। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों पर गोली चलाई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला कर दिया। निशित प्रमाणिक के काफिले पर हमला उस समय हुआ जब वो कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। निशित प्रमाणिक ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यहां लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है, यहां नेता मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या हो सकती है। प्रशासन अनदेखी कर रहा है, जो पत्थरबाजी और बमबाजी कर रहे हैं, पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को अपनी सोच केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी इस शिक्षा का इस्तेमाल कैसे देश और दुनिया की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और देश के दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए ये एक मिसाल बन सकता है। इस साल दीक्षांत समारोह में 1.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। इसके साथ ही 170 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक और पुरस्कार प्रदान किए गए। अपनी शिक्षा और रुझान के अनुसार आप सब अपने करियर का चुनाव करने जा रहे हैं, लेकिन यदि आपका सपना केवल अपने करियर तक सीमित रहेगा तो आप सब अपने साथ और समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच का दायरा और आपकी जिम्मेदारी कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए। आप सबसे मैं अनुरोध करती हूं कि नए भारत और नए विश्व के निर्माण के लिए आप नए सपने देखिए और बड़े सपने देखिए। और बात विश्व पुस्तक मेले की। आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर आधारित विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया। 9 दिनों तक चलने वाले विश्व पुस्तक महोत्सव ने अपने शानदार 50 साल पूरे किए हैं। महोत्सव में 35 देशों के विदेशी मेहमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन, G20 पवेलियन और देश के गुमनाम नायकों के लिए बने थीम पवेलियन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया। गुमनाम नायकों के पवेलियन में पहली बार 22 भाषाओं में 100 से अधिक किताबें देश के गुमनाम नायकों के लिए रखी गई हैं। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन और NBT के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा भी मौजूद रहे। 9 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के 1000 से भी अधिक प्रकाशक जुटे हैं। महोत्सव में 14 से 30 वर्ष के युवा लेखकों को विशेष तवज्जो दी गई है। तो न्यूज नाइट में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। आप देखिए ये खबरें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपनी पार्टी के महाधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्थाओं पर सरकार के कब्जे वाले बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूपीए अध्यक्ष पर निशाना साधा।
भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान हताशापूर्ण है और उसमें इस एहसास का अभाव है कि विपक्षी दल की अपील इतनी सीमित क्यों है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में एक साइक्लोथॉन में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास शनिवार को असम के विश्वनाथ पहुंचा। क्रूज सुबह विश्वनाथ घाट पर रुका, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। 28 पर्यटकों के समूह को स्थानीय कलाकारों के समूह के साथ लोक नृत्य का लुत्फ उठाते देखा गया। पर्यटकों ने स्थानीय बुनकरों, किसानों और अन्य ग्रामीणों से भी बातचीत की। क्रूज 28 तारीख को अपने अंतिम पड़ाव डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले थे। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर अब छत्रपति संभाजीनगर के नाम से और उस्मानाबाद शहर धारावी शिव के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों शहरों के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। दोनों शहरों का नाम बदले जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। लखनऊ के एक विशेष NIA अदालत ने 2017 के कानपुर साजिश मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया है। वो इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह की ओर से आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। सजा 27 फरवरी को सुनाई जाएगी। 8 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक तौर पर लखनऊ के ATS थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली थी। PWD ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में ITO के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान के क्रम में PWD में ITO के पास बने कई अवैध स्थलों को ध्वस्त किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अभियान में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मॉडल जेल में शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक सराहनीय प्रयास किया गया है। मॉडल जेल में एक अनूठा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सरकार द्वारा कैदियों को किताबें भी मुहैया कराई जा रही हैं।